नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में बयान कई बार पूरी सियासत को पलट कर रख देते हैं। मौत के सौदागर, मोदी को चाय वाला कहना या फिर माई का लाल, ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने जीत की बाजी को हार में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी अब ऐसी ही तस्वीर सामने आने लगी है। पहले ही फूल सिंह बरैया के बयानों से जूझ रही कांग्रेस के लिए अब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, जी हां, आज सुर्खियों में रहे ये। उन्होंने कमलनाथ को उद्योगपति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा बताकर पार्टी के लिए हालात बेहद मुश्किल बना दिए हैं। जाहिर है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये नेता खुद की वफादारी साबित करने के लिए पूरी पार्टी को ही दांव पर लगा देते हैं? जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। ये मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर हैं, जो शायद भूल गए कि सियासत में विरोध कितना ही हो, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए मर्यादा जरूरी है। एक बार विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके दिनेश गुर्जर इस बार मुरैना से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो गुस्सा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निकाल डाला। अब गुर्जर के मुख्यमंत्री को भूखे नंगे वाले बयान ने पूरे प्रदेश की राजनीति में बवाल ला दिया है। गुर्जर के बयान के जरिए बीजेपी ने सीधे सीधे कमलनाथ को निशाने पर ले लिया है। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। भूखे नंगे गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गरीबों को उनको रहने के लिए मकान देता है, लेकिन कमलनाथ जैसा उद्योगपति उनके रहने के मकान के अधिकार और हक को छीन लेता है, उनको नेस्तनाबूद करता है। भोपाल में बीजेपी की तरफ से मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोल रखा था, तो खुद शिवराज इसे चुनावी सभा में स्वीकार करके लोगों की तालियां बटोर रहे हैं। मुंगावली में सीएम ने कहा कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, लेकिन गरीबों का दर्द जानते हैं। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारी उद्योग तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो। मैं नंगा भूखा भला हूं, ताकि नंगो भूखों की सेवा करता रहूं, अपनी गरीब जनता की सेवा करता रहूं। दिनेश गुर्जर के बयान ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। उपचुनाव से ऐन पहले फूल सिंह बरैया और अब दिनेश गुर्जर ने बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। अब बीजेपी हर तरफ से इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस अब जैसे तैसे इस मुद्दे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जो वीडियो जारी किया है वो अधूरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर किया है। शिवराज जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक साधारण गरीब परिवार से हैं और उनके पास 5 एकड़ जमीन थी पहले, लेकिन आज वो हजारों एकड़ के मालिक बन चुके हैं, खून चूसते हैं। उनकी उस बयान के अंदर एक जो शब्द निकला है शिवराज जी के लिए, उस शब्द से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, ना उसका समर्थन करती, ना ऐसे विचारों को कभी प्रोत्साहित करती है, और ऐसे विचारों के हम पक्षधर भी नहीं हैं। गुर्जर को शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उनका ये बयान पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बीजेपी अब इस बयान को न सिर्फ हर विधानसभा में भुनाएगी, बल्कि पार्टी की योजना 2014 में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर मैं भी गरीब योजना के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल। तो इस तरह के बोल क्यों आ रहे हैं? दिनेश गुर्जर साहब खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। दिनेश गुर्जर जी, जब आप माइक पर बोल रहे थे और बोलते बोलते आप अपने शब्दों को जिस तरह से प्रभावमान कर रहे थे, आपको लगता है कि जो आपने कहा है और जो आप कह रहे हैं वो सही कहा है आपने? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि जब कांग्रेस के नेताओं के अन्य दलों के नेताओं के खिलाफ में जब शब्द ये टिप्पणियां करते हैं तो जब मर्यादित भाषा नहीं होती है। दूसरा कि ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे जो हमारे भिंड मुरैना का एक सामान्य कल्चर है और एक आम भाषा है ये,
उस भाषा का मुझसे जल्दबाजी में उपयोग हो गया। अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को या बीजेपी के लोगों को कोई कष्ट हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, पर जो सच्चाई है उसको कहां ले जाएंगे। मैंने ये पूछा था शिवराज सिंह चौहान जी ये बताएं कि जो 5-10 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी वो आप पे आज सैकड़ों में हज़ारों एकड़ ज़मीन कहाँ से हो गई। इसका जवाब तो दे नहीं रहे, वो सिर्फ गरीबों और का अपमान और ये बातें कर रहे हैं। तो गरीबों का अपमान तो शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 साल पहले किया है। किसानों को, गरीबों को थानों में बंद किया, झूठे मुकदमे लगा के बिजली चोरी के केसों में किसानों को बंद किया, आपके मंदसौर में गोलियों से मारने का काम किया, टीकमगढ़ में नंगा करके थानों में मारने का काम किया, आपके इनकी सुरक्षा में जो एक सुरक्षा कर्मी था उसको थप्पड़ मार के गरीब किसान के बेटे को मारने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। तो अपमान तो गरीबों का हमेशा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने और उन्होंने किया है। और रही बात, मेरा आशय ये था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे जिनको कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उनके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है और वो निस्वार्थ गरीब और युवाओं को, मजदूरों, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। और शिवराज सिंह चौहान 15 साल में वो नहीं कर पाए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी की है और धन अर्जित किया है। ये मेरा कहने का अर्थ था। उसको गलत तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये सिर्फ चुनाव में मुद्दा बना के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और बात रही मेरी, तो मैं आज शिवराज सिंह चौहान गरीब कहाँ हैं? जो ये कह रहे हैं वो कि मैं गरीब हूँ, गरीबों का अपमान हो गया, तो गरीब कहाँ हैं? आज तो वो अमीर हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, फूल का व्यापार है, दूध का व्यापार है। स्टार्टअप योजना इन्होंने जो चालू की थी उसमें अपने बच्चों को लाभ देने का काम किया। गरीबों के बच्चे उस समय नहीं मिले इनको, और आज गरीब की बात करके वो पूरे भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चलिए दिनेश जी, ये तमाम तरह की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपके इस बयान के बाद उपचुनाव अब पूरी तरह से आम आदमी बनाम उद्योगपति के बीच में बदल गया है। देखिए, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के सबको पता है कि माननीय कमलनाथ जी एक योग्य 9 बार के सांसद रहे हैं, केंद्रों मंत्री रहे हैं, जन सेवा उनका करने का वो रहा है। जैसे बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि छिंदवाड़ा की जनता खून चूसा है। आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा से ज़्यादा विकास किस जिले में हुआ है? आज नेशनल हाईवे से जोड़ा, अच्छे वहाँ स्कूल विद्यालय लाए गए, हॉस्पिटल लाए गए, विकास को की मुख्य धारा जोड़ा, हजारों नौजवानों को छिंदवाड़ा के रोजगार दिया। और ऐसी बात कर रहे हैं बीडी शर्मा जी, जाएँ जरा बुद्धि क्षेत्र को देखें कि 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में सड़कें नहीं हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है, लोग परेशान हैं, किसानों को फसलों की बीमा नहीं मिल रहा है, तुलाई समय पे नहीं हो रही है। इस बात को तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता का दिमाग भड़काने के, गुमराह करने के लिए ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र अब जनता समझने वाली नहीं है। ये लड़ाई उन सरकार के खिलाफ है जिन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसे कमलनाथ जी की सरकार गिराई जो किसानों कर्जे माफ़ कर रही थी, गरीबों का सम्मान करके अधिकार दे रही थी, 100 रुपये में बिजली दे रही थी, और गौशालाएं खोल के गौओं का संरक्षण और किसानों की फसलों की रक्षा कर रही थी ऐसे, और गरीब विधवाओं के 600 रुपये पेंशन दे रही थी। ये काम कमलनाथ जी कर रहे थे। उनकी सरकार जो उन्होंने गिराई, ये पैसे धनबल के बल पे जो उन्होंने गद्दारी का काम किया, किसान गरीबों के साथ धोखा दिया, उसको छुपाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। चलिए, आप कुछ और कह रहे हैं, हम आपसे सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भी अब हर सभा में ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, लेकिन हमारे लिए पहली फिक्र आम जनता है और गरीब है, और उसी को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। इसकी इच्छा ये होती है कि मैं 15 साल में क्यों नहीं मध्य प्रदेश जनता के गरीबों का भला किया? क्यों फिर उनके सुरक्षा कर्मियों के जो गुर्जर बेटा एक था उसको थप्पड़ मारने का काम किया? क्यों ये सस्ती बिजली नहीं दी, किसानों फसलों के दाम नहीं दिए, फसलों के बीमा नहीं दिए, गरीबों का रोजगार नहीं दिया, नौजवानों रोजगार नहीं दिया? आज कोरोना महामारी रोग में क्यों नहीं ये अस्पतालों में गरीबों का सही इलाज करा रहे? क्यों नहीं दवा दे रहे? क्यों नहीं राशन पानी दे रहे? जो लोगों का रोजगार छिन गया उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आज इनके पास कहने कुछ है नहीं, तो सिर्फ ये तोड़ मरोड़ के बयानों को और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। चलिए, विकास की क्या तोड़ा गया, क्या मरोड़ गया? गुजर साहब, आपने भी जो कहा है वो सबने सुना है। चलिए, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, मजबूती से अपनी बात रखते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से, वो भी ये जानते समझते हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और उपचुनाव में यह बयान
आखिर क्या बवाल ला सकता है? सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता साहब, आप ही की पार्टी के सदस्य हैं, वो किसानों के भी नेता हैं, कैसे देखूं मैं इसे? क्या चश्मा है इसको देखने का, इस बयान को सुनने का? ऐसा कौन सा हेडफोन, ईयरफोन है जो ये मुझे समझा पाए कि ये जो वो बोल रहे हैं वो नहीं है? देखिए, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, आप ही के चैनल पे उन्होंने कहा है, ये बात खत्म हो गई है। क्या जो है अभी तक कमलनाथ जी को आतंकवादी कहने वाले नंद कुमार चौहान ने खेद व्यक्त किया है क्या? ये जो 25 गंदी बातें जो है यबे के कमलनाथ बोलने वाले मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया है क्या? तो आप क्या करें जो है गुप्ता साहब, आप एक सीनियर प्रवक्ता है, क्या करें? आप जब खेद व्यक्त कर दिया मतलब डिबेट खत्म हो गई। सर प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब जब अब खेद ही व्यक्त हो गया है मेरी तो बात फिर क्या करें? यही तो हो रहा है भाई, यही तो हो रहा है। जिनके पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पर विशेषण लगाने पर आपत्ति हो रही है। ये जो समझ है, ये समझ से जनता को, अभी जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या जो है 2018 में वादा नहीं किया था मामा जी ने कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर साल? दे रहे हैं क्या वो? क्या उन्होंने वादा नहीं किया था कि हम जो है व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण आयोग बनाएंगे? उन्होंने बनाया इन 6 महीनों में क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो जो है गरीबों को फ्री अनाज देंगे? उसकी जगह जो है उनके आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुरा लिया। और एक चतुर प्रवक्ता है सर, ये जो सवाल है, कई बार आपके साथ बैठता हूँ, चीजें समझता हूँ, सवाल खड़े होंगे। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इतनी डिबेट्स में बैठते हैं, आपके मुंह से तो ऐसे शब्द नहीं निकलते। इतनी जगह आप जाते हैं, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं, आपने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। आपसे क्या कह रहा हूं कि ये रोज भारतीय जनता पार्टी लोगों को उकसा रही, रोज गंदी भाषा जुबान में बातें कर रहे हैं, और उसमें जो है कोई एक आध गलती कर रहा है वो तो बेचारा खेद भी व्यक्त कर रहा है। इनने खेद व्यक्त किया कि मैंने अभी आपको 3 उदाहरण दिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्टी के अध्यक्ष थे नंद कुमार सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो है आतंकवादी है। माफ़ी मांगी क्या इसके लिए उन्होंने? मुख्यमंत्री ने कहा अरे सुन ले ओए कमलनाथ, ये भाषा है एक मुख्यमंत्री की जो 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका है, उसने खेद व्यक्त किया कि इस बात के लिए? ये चलिए सर, अगर वो खेद व्यक्त नहीं करेंगे जो समाज तो मुझे लगता है कि इस प्रचार में और ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी क्या? या तो आप इस बात की गारंटी दे दीजिए भूपेंद्र गुप्ता साहब कि चलिए, अगर जब तक बीजेपी खेद व्यक्त नहीं करती तब तक हमारी तरफ से इसी तरह के गंदे बोल चलते रहेंगे। हमारे व्यक्ति ने तो खेद व्यक्त कर दिया है, जिन्होंने गंदे बोलों की शुरुआत की है, ये तो आपको महीने भर पुरानी बातें बता रहा हूँ, उनसे खेद व्यक्त हुआ है क्या अभी तक? रजनीश जी, क्या उन्हें इस बात की शर्म है, लोकलाज है कि मेरा सवाल आपसे है, उन्होंने जो है एक इतने बड़े आदमी के साथ धृष्टता की? अब क्या करें इसका? वो तो कह रहे हैं उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया साहब, और मैं भी समझता हूँ कि डिबेट यही खत्म हो गई। अब आप क्या कहना चाहेंगे? विजय जी, मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, लंबे समय से मैं दिनेश जी को भी सुन रहा था और भूपेंद्र जी को भी सुन रहा था। मेरा निवेदन है कि आपने जो मुझे समय दिया है मैं उसमें बोल पाऊँ, क्योंकि जो भूपेंद्र गुप्ता जी हैं वो बीच में बोलते हैं और अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि डिबेट हमने शुरू नहीं की, हमने ये नहीं कहा दिनेश गुर्जर जी या कांग्रेस के नेताजी आप इस प्रकार का बोलिए। हमने तो ये भी नहीं कहा कि आपने क्या आपत्तिजनक बोला और क्या भी। आपने जो बोला, आदमी 2 बार सच बोलता है, या तो बहुत प्रसन्नता में सच बोलता है या बहुत गुस्से में सच बोलता है। अब वो गुस्से में किस प्रकार का बात कर रहे थे या प्रसन्नता में कर रहे थे, वो दिनेश गुर्जर जी से आपकी जो बातचीत हुई वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार के प्रकट कर रहे थे। कमलनाथ जी तो कहते हैं हम तो उद्योगपति हैं ही नहीं, हमारा तो कोई उद्योग धंधों से संबंध भी नहीं है। वो कहते हैं देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। आप कमलनाथ जी पे ही आ जाइए कि दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। और ये नंगे भूखे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे, ये किसने कहा? ये एक पूरी थ्योरी की लंबे समय से कौन रख रहा है लगातार, किस प्रकार की बात कर रहा है, ये सबके सामने है। और ये बात जो योजनाओं की कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, हाँ योजनाएं बनाई गरीबों के लिए, संबल योजना बनाई, आपने नाम काट दिए, हटा दिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाम पर। लाखों नाम आपने निपटा दिए, किसान हो चाहे वो गरीब कारोबारी हो, छोटे मोटे संबल में करोड़ों लोगों को लूट दिया। शुरू हो गए, बीच में शुरू हो गए, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ, अभी समय है अपने पास, चलने दीजिए 4-5 मिनट और समय है। 24 पर कांग्रेस को चलने दीजिए, भाजपा की कोई प्रवक्ता की बात नहीं चलने दीजिए, फिर बंद करें हम भी। आदरणीय, मैंने उनको कह दिया, वो समझ गए उस बात को। जरा आप अपनी बात रख दीजिए।
नहीं, मैंने इसीलिए पहले कहा था, उनके बीमारी है आजकल इस प्रकार के बीच में बोलने की। मैं तो बहुत विनम्रता से उनसे कहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं वो। दूसरी बात ये है कि उन जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन योजनाओं को जो शुरू किया गया वो अन्य राज्यों में भी जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी अपनाने का काम किया है। आज सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में गरीब किसान का बढ़ा, उसका उत्पादन बढ़ा, अनाज का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, जिसके बारे में तमाम प्रकार का श्रेय लूटने का काम मैग्निफिसेंट एमपी में स्वयं कमलनाथ जी ने किया। उद्योगपतियों के सामने, जो उद्योगपति मित्रों के सामने उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में ब्यौरा पेश किया। उस समय तो कोई सड़कें उन्होंने नहीं बना दी थी, बिजली की व्यवस्था उन्होंने नहीं कर दी थी, पानी की उपलब्धता उन्होंने नहीं कर दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना दिया था, तमाम प्रकार का एग्रो प्रोडक्शन जो कच्चा माल उन्होंने तैयार नहीं कर दी थी। उन्होंने जो उद्योग के मामले में कहा, ये गरीब किसान का बेटा जैतगांव कबेलियों के घर में जन्मा, ये शिवराज सिंह चौहान उद्योग धंधे भी यहाँ लाता। एमएसएमई सेक्टर में तमाम प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ विकसित किए, बड़े उद्योग धंधे यहाँ विकसित किए। जो फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं वो अचानक कमलनाथ जी ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर आप कहेंगे कमलनाथ जी ने कर दिया तो फिर कहेंगे 15 महीने में हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो आज 26% का निर्यात केवल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में यहाँ मध्य प्रदेश से हो रहा है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का मामला, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। रजनीश जी, भूपेन जी, आप हमारे साथ बने हुए, गुर्जर साहब भी बने हुए। दिनेश जी, जरा आपको ये नहीं लगता कि इस बयान पर पूरा चुनाव ही पलट गया है? पहले जहां बीजेपी के पास अलग अलग मुद्दे थे, अब उसके पास ये मुद्दा सामने आ गया है। कैसे निपटेगी आपकी पार्टी इससे? मैंने गलत क्या बोला है? आप ये बताइए कि 5 एकड़ के 5-10 एकड़ जमीन थी कि नहीं थी शिवराज जी पे? आज इतनी जमीन कहाँ से आ गई? इतनी विदेशों में बच्चे कहाँ से पढ़ने लगे? मैंने क्या गलत बोला है? ठीक है, मानता हूँ मुझसे एक शब्द गलत निकला, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, पर मैंने गलत क्या पूछा, गलत क्या बोला? मैंने यही बोला कि गरीब किसानों के मसीहा कमलनाथ जी हैं, वो मध्य प्रदेश में भला करेंगे। शिवराज सिंह चौहान 15 साल में नहीं कर पाए, अधिकारों को मानने का काम शिवराज सिंह चौहान। चलिए तो फिर आपकी पार्टी जांच कराए, आपकी पार्टी जांच करे उसकी। भूपेन गुप्ता साहब जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं आऊंगा रजनीश जी आपके पास। भूपेन गुप्ता साहब जो वो आरोप लगा रहे हैं, दोनों से चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो थोड़ा समय दे दीजिए सर। चलिए रजनीश जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। चलिए, आप दोनों में अंताक्षरी खेल रहे, थोड़ा समय मुझे भी दे दीजिए। चलिए रजनीश जी, आप तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। हर नेता जब चुनाव लड़ता है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट के माध्यम से अपनी संपत्ति का भरता है। और जो संपत्ति आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की चल अचल जिस प्रकार की परिवार की संपत्ति है, अगर आपको लगता है कि उसमें से कोई ज़्यादा या कम है या किसी प्रकार की कोई हीला हवाली हुई है, तो कांग्रेस इतने समय से इतने चुनाव लड़े, लोकसभा से लेकर अभी तक विधानसभा के तमाम चुनाव लड़े, कभी कोई आपत्ति नहीं आई आज तक। सिंगल आपत्ति नहीं, 15 महीनों में एक कोई किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। बाकी एफआईआर तो बात छोड़ दीजिए, शिकायत तक नहीं है 15 महीनों की सरकार में, एफआईआर तक नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ। इसलिए बात करने से पहले, आरोप लगाने से पहले आप छाप लीजिएगा अपने गुप्ता साहब के पास वापस जाके आपके बाद फिर वापस आना है, सवालों के जवाब भी लेने। गुप्ता साहब, अगर यही सब अगर कह रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वाकई में दिनेश गुर्जर ठीक कह रहे हैं, बाकी एक शब्द को लेकर अगर वो खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो चलिए आपकी पार्टी जांच कराए। अब 15 महीने आपकी सरकार थी, आपको पूरी खुली छूट थी, कोई दबाव नहीं था आपके ऊपर। अभी हम सरकार में आएंगे तो जरूर जांच कराएंगे, और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, व्यापक हित में जांच होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि किसी प्रदेश में इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि 1000 खोखे खराब करके जो है कैसे सत्ता को पलट दिया गया? इतना धन कहाँ से आता है? और ये क्या गरीब लोग करते हैं ऐसा कि जो है इस तरह से सरकार पलटते हैं? ये सवाल बड़े सवाल हैं, और ये राष्ट्रीय हित के सवाल हैं, लोकतांत्रिक हित के सवाल। ये लोकतांत्रिक मर्डर हुआ है, ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? और सवाल ये मौजूद सवाल है। आपने कहा कि आएंगे तो फिर कराएंगे। अरे आपको जनता ने मैंडेट दिया था, मौका दिया था। कन्नी नहीं काट ली, अरे कन्नी नहीं काट। अब बात मैंडेट दिया तो एक दिन में हो जाता है क्या सारी चीजें? हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, एक दिन के लिए दिया अभियान चलाया, इस बात के लिए दिया था कि आपकी सरकार अभियान में घेर लेते। मेरी बात घेरा ही था हमने, तो रासुका लगाई लोगों पे, उन्हीं के धन से तो ये सरकार गिराई गई, और उन्हीं से वही तो किया गया अभी ये। और दूसरा ये झूठ बोल रजनीश जी, समय का मैं आपके पास आता हूँ।
ये अभी कह रहे हैं 26% एक्सपोर्ट करता मध्य प्रदेश। मेरी बात पूरी होने दीजिए साहब, आप उनके भाषण आपने 2 बार करा के बारे में हाई कोर्ट ये कह रहे हैं 26% एक्सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश और व्यापारियों को अब ये बीमारी किसको लगी हुई है? ये बीमारी किसको लगी हुई? उत्तर उन्होंने ये बीमारी किसको लगी बीच में बोलने की? व्यापारियों को ये आदमी अभी कह रहा था कि गुप्ता जी को बीमारी लगी, ये बीमारी किसको लगी? ये बोल रहा बकबक सर ये आदमी नहीं है रजनीश जी, आप जानते होंगे इनको। भूपेंद्र गुप्ता साहब, रजनीश जी एक मिनट, आपको लेकर वो कुछ कह रहे हैं, जरा मैं सुन लेता हूँ वो आपको क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। चलिए, जो भाषा तार तार होती जा रही है, रजनीश जी एक मिनट रुकिएगा जरा, रजनीश जी एक मिनट रुकिएगा, जो भाषा तार तार हो रही है वो भी यहाँ सुन लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपने क्या कहा अभी? ये जो आदमी कह रहा है, क्या आप इन्हें पहचानते नहीं, आपका नाम नहीं जानते? हमने कहा हाँ जानते हैं। पंड्या जी इनको बताइए, मैं आपके पूछने से जवाब दे रहा हूँ कि अपने आप बीच में बोल रहा हूँ। आप पूछिए, आप इनसे पूछिए, बीमारी अभी किसकी है? आपके पूछने पर जवाब दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये आप रोक पाएंगे? ये भूपेंद्र गुप्ता साहब अगर बदतमीजी करते हैं, अगर व्यक्तिगत लड़ना है सर तो चुनावी जंगल में आप भाग लड़िए, व्यक्तिगत लड़ना, एक दूसरे से पर्सनल खोल के बात करिए, वहाँ जवाब दीजिए। मैं नहीं समझता कि IBC 24 व्यक्तिगत लड़ाई के लिए मंच देगा। मैं आपसे पूछ रहा था रजनीश जी, सवाल का जवाब दीजिए, भूपेंद्र गुप्ता के पास जाऊंगा। मीडिया के दबाव के कारण व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं। नहीं तो आप जवाब देने का मुझसे पूछते हैं और इनको क्यों परेशानी होती है कि IBC 24 गुप्ता साहब, मैंने आपको इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि आपने जो अभी कह दिया उसके लिए आपको खेद है कि नहीं? रजनीश जी को जो आपने कह दिया उसके लिए आपको खेद है कि नहीं? अरे भाई मेरी आप अपना पॉइंट आप क्यों स्ट्रेस करना चाहते? मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते आप? मैं विजय पंड्या जी के 26% पर सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। सच सिद्ध करें अभी यहाँ पर ये झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। ये बताएं मध्य प्रदेश चलिए साहब, सवाल यही था, पूर्व मुख्यमंत्री ये अगर व्यक्तिगत कोई आपका प्रश्न है सर तो ये व्यक्तिगत मंच नहीं है। मैंने भूपेंद्र गुप्ता साहब आपको, दिनेश गुर्जर साहब और रजनीश जी आपको एक मंच दिया था इसलिए ताकि प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें भाषा पर हम बातचीत कर रहे थे, शायद इस मंच पर भी वो तार तार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।